Hello student, myself Dr. Sanjeev Kumar Tiwari, Professor Department of Physics at सिद्धिविनायक कॉलेज ऑफ साइंस एंड हायर एजुकेशन। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया था और हमने थोड़ा सा मेजरमेंट भी बताया था। आज हम उस मेजरमेंट वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और फिर हम आपको डायमेंशन एनालिसिस के बारे में बताएंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मेजरमेंट क्या है? एक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं और उस स्टैंडर्ड से दी हुई चीज की तुलना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पापा ने कहा कि बेटा जाओ शॉप से एक कपड़े खरीद के लाओ, ठीक है, तो आप जाओगे शॉप के पास और कहोगे कि मुझे कपड़े दो। तो दुकानदार आपसे पूछेगा, पहले तो आप उसको देखोगे कौन सा कपड़ा आपके लिए सुटेबल है या कौन सा कपड़ा आपको पसंद आ रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद दुकानदार आपसे क्या पूछेगा कि आपको कितने कपड़े चाहिए। तो आप बोलेंगे हमें 2 मीटर चाहिए। तो क्या करता है, एक मीटर स्केल उठाता है और 2 बार उस मीटर स्केल से कंपेयर करके कपड़े काट के आपको 2 मीटर दे देता है। तो ये क्या है? मेजरमेंट है। मेजरमेंट एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में हमने एक स्टैंडर्ड लेने होते हैं और उस स्टैंडर्ड से दी हुई वस्तु की तुलना करनी होती है, फिर हमें वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि क्यों मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मेजरमेंट न हो तो क्या हो सकता है? आपकी कमीज सुटेबल नहीं हो सकती है। बिना मेजरमेंट के आपकी कमीज क्या होगी? सुटेबल नहीं। सपोज आपको 42 का लगता है कमीज और आपने दुकानदार से 44 लाया, तो वो कमीज आपको फिट नहीं बैठेगी। अर्थात मेजरमेंट हमें आइडिया देता है कि एग्जैक्ट चीजें क्या होनी चाहिए। अर्थात आपको अगर 42 का शर्ट लगता है तो 42 का ही शर्ट पहनना पड़ेगा, तब वो आपके शरीर में क्या होगा? फिट होगा। अर्थात क्या मतलब हुआ? मेजरमेंट जो है वो हमें एग्जैक्ट करके चीजों को देने का प्रयत्न करता है और हमें वो चीज देता है। नंबर 1। नंबर 2, मेजरमेंट जब हम किसी चीज का करते हैं तो कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए बड़ा इजी है, बहुत ही इजी है। इसको देखिए कैसे करते हैं इस चीज को। उसको करने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं। क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड लेते हैं। स्टैंडर्ड मान लीजिए हमें एक हमारे पास रॉड है, हमें इसकी लंबाई पता नहीं है, राइट? इस रॉड की लंबाई हमें पता नहीं है। फिर हम इस रॉड की लंबाई जानना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? हम मीटर स्केल लेंगे और मीटर स्केल से इसकी क्या करेंगे? तुलना करेंगे। देख लीजिए हम तुलना कर रहे हैं। जितनी बार ये जा रहा है उतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये रॉड कितनी लंबाई का है? 9 मीटर की लंबाई का आपका रॉड क्या हो गया? तैयार हो गया। ये होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट करने में 2-3 चीजें सामने निकल के आती हैं। मेजरमेंट का एक पार्ट एरर होता है। तो एरर क्या है? मापन में होने वाली त्रुटि, यानी एरर इज नथिंग, इट्स कम ड्यूरिंग द मेजरमेंट। मेजरमेंट के दौरान हमें क्या होता है? एरर प्राप्त होता है, त्रुटि होती है। और त्रुटियां कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की होती हैं, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। कितने तरह की एरर होती है? 2 तरह की, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये देखिए, मेजरमेंट जब आप किसी चीज का करेंगे तो एरर आना ही आना है, ये स्वाभाविक है, बट नेचुरल है। कैसे वो एरर आती है और कौन सी टाइप की एरर होती है? 2 तरह की एरर होती है। एक तो ह्यूमन बेस्ड एरर होती है कि आप नाप रहे हैं 9 और लिख रहे हैं 9.5, यानी 9 का है, आपने 0.5 का एरर आपने यहां पे क्या कर लिया? ह्यूमन बेस्ड एरर इसको कहते हैं। लिखने में या देखने में, नापने में क्या हो रही है? गड़बड़ी की वजह से आपको ये 0.5 का एरर प्राप्त हो रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि एक तो होता है ह्यूमन बेस्ड एरर और दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी जो आपने स्टैंडर्ड लिया है उसमें भी एरर होता है कि वो पॉइंट के कितने डिजिट तक मेजर कर सकता है। सपोज कोई इंस्ट्रूमेंट पॉइंट के 2 डिजिट तक मेजर करता है, तो और कोई इंस्ट्रूमेंट पॉइंट की 3 डिजिट तक मेजर करता है, तो एक्यूरेसी किसकी ज्यादा होगी? जो पॉइंट के 3 डिजिट तक मेजर करता है। यानी दोज इंस्ट्रूमेंट हु आर मेजरिंग मोर देन द फ्रैक्शनल पॉइंट, दे आर मोर एक्यूरेट इन कंपैरिजन टू दिस पर्टिकुलर। इसका मतलब क्या हो गया
कि मेजरमेंट जिस तरह से एक प्रोसेस है उसमें एरर का आना स्वाभाविक है। और एरर कितने तरह का होता है? दो तरह का, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर, राइट। और पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर के बाद जो वो चीज आती है वो क्या है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो तरह से एरर आती है, यानी दो कॉजेज है एरर आने का। एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है और दूसरा जो होता है ह्यूमन बेस्ड एरर होती है। तो ह्यूमन बेस्ड एरर को हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बेस्ड एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है दैट इज फिक्स्ड, वो फिक्स्ड होता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है? फिक्स होती है। तो हम ह्यूमन एरर को कम करके मेजरमेंट को एक्यूरेट कर सकते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल एरर तो क्या होती है? फिक्स होती है। हर एक, जैसे मान लीजिए आप बैरियर के लीपर्स लेते हैं, 0.1 तक आप मेजर कर सकते हैं, 0.1 तक। अब आपने क्या ले लिया? स्क्रू गेज ले लिया, तो ये 0.001 तक आप मेजर कर सकते हैं। यानी बैरियर के लीपर से ज्यादा एक्यूरेट कौन है? स्क्रू गेज है, राइट। अब हम आपको बताएंगे कि मेजरमेंट आपको समझ में आ गया कि मेजरमेंट एक प्रोसेस है, इसमें स्टैंडर्ड लिया जाता है और उस स्टैंडर्ड से दी हुई वस्तु की लगातार तुलना करके उसका मान निकाला जा सकता है। और मेजरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको एक्यूरेट स्ट्रक्चर और शेप और साइज चाहिए तो मेजरमेंट क्या होगा? आवश्यक होगा। जैसे मान लीजिए आप आर्किटेक्चर के पास जाते हैं, आपके पास 200 वर्ग गज की लैंड है और उसमें डिजाइन करता है वो ड्राइंग रूम, किचन, लेट्रिन, बाथरूम, ये सारी चीजें उसमें क्या करता है? वो डिजाइन करता है। तो वो जब डिजाइन करेगा तो हर एक चीज का वो साइज और शेप क्या करेगा? डिफाइन करेगा। और उसी पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि आपको लॉन भी चाहिए, बेडरूम भी चाहिए, मास्टर बेडरूम भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तो वो कैसे इस चीज को डिफाइन करता है उस पर्टिकुलर लैंड पे? मेजरमेंट करके। तो मेजरमेंट बहुत ही आवश्यक है किसी भी चीज को बनाने के लिए और उसे एक्यूरेट फिट करने के लिए। अब आपको हम जो बताने जा रहे हैं वो है डायमेंशन, डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए, इसको हम कहते हैं बीमी विश्लेषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कक्षा 12वीं में आपको बीमी विश्लेषण बताया जाता है। क्या होता है बीमा? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि बीमा क्या होता है, डायमेंशन किसे कहते हैं। तो अगर कोई राशि हम लेते हैं, मान लीजिए हमने बेग ले लिया, सपोज बेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। ठीक है जी, विस्थापन बटे समय। बेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो अब आपको मैं बताऊं कि बीमा कैसे समझते हैं, ये आप जान लीजिए। किसी भी भौतिक राशि के मूल मात्रकों पे चढ़ाए गए घात को हम बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि के मूल मात्रकों पे चढ़ाए गए घात को बीमा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बेग को क्या होता है? बेग लंबाई होती है। और ये क्या समय क्या होता है? समय। अब देखिए, लंबाई का क्या होता है? लंबाई बटे, यानी इसको क्या कहेंगे? लेंथ अपॉन टाइम, राइट। अब ये हो गया आपका एल टी पर -1। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया? यूनिट हो गई इसकी, ये यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। और इसका बीमा क्या हो गया? एल टी पर -1, क्योंकि लंबाई लेंथ होती है और लेंथ को कैसे लिखते हैं? एल से। और टाइम को किससे लिखते हैं? टी से। ये नोटेशन है। और बीमा को हम क्या करते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं, पुस्तक में लिखते हैं, राइट। तो क्या हो समझ में आ रहा है कि बेग जो है लेंथ और समय से जुड़ा हुआ एक भौतिक राशि है। और इसका जो मूल मात्रक है मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड पे जो पावर है, यहाँ पे पावर क्या दिख रहा है? 1। और यहाँ पे पावर क्या है? -1। यानी 1 और -1 ये क्या है? बीमा है। इसे क्या कहते हैं? बीमा, डायमेंशन। यानी मूल मात्रकों पे चढ़ाए गए घात को हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। तो डायमेंशन इज नथिंग, इट इज अ पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, या इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए त्वरण है,
एक्सीलरेशन जिसको कहते हैं ए, ये क्या होता है? वेग बटा समय होता है। क्या होता है? वेग बटा समय। अब इसको क्या लिखेंगे? आपने वेग का मात्रक पढ़ा था मीटर पर सेकेंड और सेकेंड, ये हो जाएगा मीटर सेकेंड पर -2, यानी इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? अरे मीटर किसका होता है? लेंथ, लंबाई का, तो ये हो जाएगा L, और टाइम का T, सेकेंड हो गया -2। ये किसकी डायमेंशन हो गई? किसकी बीमा हो गई? ये एक्सीलरेशन यानी त्वरण की बीमा हो गई। तो ये प्रोसेस है कि भौतिक राशि के मूल मात्रकों पे चढ़ाए गए घात को बीमा कहते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो बीमा के कितने प्रयोग हैं, एप्लीकेशंस क्या है बीमा की, ये जानना है आज हम लोगों को कि डायमेंशन का क्या एप्लीकेशन होता है। डायमेंशन के देखिए 3 एप्लीकेशन है। देयर आर 3 एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला। नंबर 1 कि डायमेंशन फार्मूले की मदद से हम किसी क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन कन्वर्ट द वन फिजिकल क्वांटिटी इनटू द अनदर फिजिकल क्वांटिटी। कैसे, वो हम आपको बता रहे हैं। पहला एप्लीकेशन क्या है कि हम एक पद्धति से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए? न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और उसकी यूनिट चाहिए। ये हमने आपको बताया था। मान लीजिए कोई P फिजिकल क्वांटिटी है। P क्या है? कोई फिजिकल क्वांटिटी है। इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? न्यूमेरिकल वैल्यू में और यूनिट में रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। अब मान लीजिए एक सिस्टम में N1 यूनिट है और दूसरे सिस्टम में क्या है? N2 U1 है, और दूसरे सिस्टम में क्या हो जाएगा? N2 और U2, राइट। तो ये दोनों सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट हो गया पहले सिस्टम का, ये दूसरे सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट हो गया, राइट। कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे दो सिस्टम की अगर बात की जाए तो MKS सिस्टम ले लीजिए और CGS सिस्टम ले लीजिए। MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। ये दो सिस्टम है। मान लीजिए कोई भी राशि है, जैसे G की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गुरुत्वीय त्वरण का मान है MKS सिस्टम में। इसको हम CGS में देखना चाहते हैं कि इसका CGS में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा। ये डायमेंशन की मदद से निकाला जा सकता है, राइट। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन CGS सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, राइट। तो डायमेंशन फार्मूले की मदद से हम क्या करते हैं? हम डायमेंशन फार्मूले की मदद से क्या करेंगे? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएंगे। देखिए कैसे जाते हैं। हमने N1 U1 और N2 U2 को कांस्टेंट मान लिया। वो क्या है? किसी फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन है। अब इसकी यूनिट लिखेंगे। मान लीजिए इनके रिप्रेजेंटेशन N2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जरा देखिए, N2 इक्वल्स टू N1 U1 अपॉन U2, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको हम यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो N2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? N1 और यूनिट पहले में क्या है? M1 अपॉन M2, इसका पावर क्या है? A, और दूसरे में क्या हो जाएगा? L1 अपॉन L2, पावर में क्या होगा? B, और तीसरे में क्या है? T1 अपॉन T2, राइट। ये हो गया C। तो यहाँ ABC क्या है? ABC डायमेंशन है, और इस फार्मूले की मदद से हम एक फिजिकल क्वांटिटी को का जो वैल्यू है वो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पहली एप्लीकेशन हो गई डायमेंशन की, कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन गो फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सेकेंड क्या है? देखिए सेकेंड डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है वो मैं आपको बता दूं। द सेकेंड एप्लीकेशन डायमेंशन का क्या है ये जानिए, कि कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन है वो करेक्ट है तो क्या होगा? दोनों तरह की जो बीमाएं होंगी, दोनों तरह का जो डायमेंशन होगा, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन बराबर क्या होगा? राइट हैंड साइड का डायमेंशन होगा, तभी वो इक्वेशन क्या होगा? करेक्ट होगा, यानी डायमेंशनली करेक्ट माना जाएगा। एग्जांपल के तौर पे F बराबर M इंटू A। F क्या है? फोर्स है। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो चलिए M LS
को देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, इसकी बीमा होती है ml/T/-2, ये फोर्स की बीमा होती है। अब राइट हैंड साइड को देखिए, ये हमें याद है, मान लीजिए हमने याद किया है तो बता दिया आपको कि ml/T/-2 है। अब ये इसका देखिए मास क्या होता है, मीटर होता है, और एक्सीलरेशन क्या होता है, L/T/-2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो ये क्या हो गया, ml/T/-2। देखिए राइट हैंड साइड बराबर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, अर्थात ये जो इक्वेशन है वो क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन हो वो डायमेंशनली करेक्ट है, तभी वो इक्वेशन वैलिड इक्वेशन माना जाता है। तो ये तो दूसरा एप्लीकेशन हो गया कि हम किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को डायमेंशन से चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, वो सही है या नहीं है, वो डायमेंशन इक्विटी के आधार पे किया जा सकता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो ये है कि हमें पता रहे कि कोई भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो उनके बीच हम रिलेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। यानी थर्ड एप्लीकेशन क्या है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन मेक द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी विच इज डिपेंडिंग ऑन अनदर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बल है, फोर्स F किस पर निर्भर करता है, mv²/r। ये क्या है, ये अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम डायमेंशन के आधार पे निकाल सकते हैं। कैसे, F प्रोपोर्शनल टू m पे पावर a, v पे पावर v² v पे पावर b और r के पावर c। ये हम मान लेते हैं, इस तरह से मानते हैं। फिर F बराबर k m पावर a, v पे पावर b और r पे पावर c। और उसके बाद हम दोनों तरफ बीमाएं लिख के ABC का मान निकालते हैं, तो हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, mv²/r। करना क्या पड़ता है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम मास का लिखेंगे, वेलोसिटी का लिखेंगे, और क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस r का लिखेंगे, इधर डायमेंशन लिखेंगे, और दोनों डायमेंशन के पावर को इक्वेट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ABC का मान मिल जाएगा, वही बीमा है। और उसको रखने के बाद ये इक्वेशन में प्राप्त हो जाता है। तो ये थर्ड एप्लीकेशन है डायमेंशन का। तो देखिए हमने आपको 3 एप्लीकेशन बीमा की बताई। क्या बताई, बीमा की 3 एप्लीकेशन बताई। पहली एप्लीकेशन क्या है कि हम एक पद्धति से दूसरे पद्धति में किसी भी भौतिक राशि के मान को परिवर्तित कर सकते हैं, किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। और अगर हमें ये पता रहे कि एक भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो बीमा की सहायता से हम उनके बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो कांस्टेंट आते हैं फार्मूले में, उस कांस्टेंट के बारे में बीमा किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती है। ये बीमा की कमी है, ये डायमेंशन एनालिसिस का क्या है, ड्रॉबैक है। यानी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट विच इज यूज्ड इन द फॉर्मूला, राइट। देयर आर 3 एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। और तब अब आगे जो है हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कि मोशन कैसे होता है, 1 डायमेंशन मोशन के बारे में, और फिर मैं आगे भी चर्चा करूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे आज हमारा एक सवाल है, वो सवाल क्या है कि वंडरवाल गैस इक्वेशन जो होती है, आपको पता होगी वंडरवाल गैस इक्वेशन बड़ा फेमस गैस इक्वेशन है, आपने पढ़ा भी होगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। वंडरवाल गैस इक्वेशन P + a/v², v - b = RT, राइट। दिस इज द वंडरवाल गैस इक्वेशन। कहां से आया था, PV = RT से ये प्राप्त हुआ है, और इसी में परिवर्तन वंडरवाल ने किया था, इसलिए इसको वंडरवाल गैस इक्वेशन भी कहा जाता है। हमारा सवाल क्या है कि इस वंडरवाल गैस इक्वेशन में A तथा B की क्या बीमा होगी, इसको हल करके हमारे चैट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।